हेलो हाय फ्रेंड्स, जैन अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं पैरेलल रेजोनेंस के बारे में। इससे पहले जो अपन ने डिस्कस किया था वो था सीरीज रेजोनेंस। तो सीरीज रेजोनेंस में क्या किया था कि अपने पास तीन कंपोनेंट्स थे और तीनों अपन सीरीज में ऐड करके थे। आज अपना जो टास्क है वो है पैरेलल रेजोनेंस। तो पैरेलल रेजोनेंस होता है, उसमें क्या करेंगे अपन, वही तीन कंपोनेंट्स लेंगे आर एल सी और अपन इसको इस बार क्या कर देंगे, उनको पैरेलल में ऐड कर देंगे और वापस अपन क्या करेंगे, उसी को यूनिटी पावर फैक्टर पर लाने की कोशिश करेंगे। तो यूनिटी पावर फैक्टर पर अगर अपना पैरेलल आरएलसी सर्किट किस प्रकार से आता है वो अपन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं अपन पैरेलल रेजोनेंस के बारे में। तो पैरेलल रेजोनेंस में अपन ने देखा कि सबसे पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं और उसके अकॉर्डिंग आपको बताता हूं। मैंने यहां पर क्या किया, एक रेजिस्टेंस और इसी के पैरेलल में मैंने एक इंडक्टर और इसी के पैरेलल में मैंने एक कैपेसिटर ऐड किया और मैं इन तीनों को सप्लाई जो है वो ऐसी सप्लाई से कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने V वोल्टेज और F फ्रीक्वेंसी से इसको कनेक्ट किया है। ये माना अपने पास ये R रेजिस्टेंस है, ये L इंडक्टर और ये C आपका कैपेसिटर है। तो पैरेलल में जो अपना वोल्टेज है वो वोल्टेज तो क्या रहता है, अपना सेम रहता है, क्योंकि जो V वोल्टेज यहाँ है वो V वोल्टेज यहाँ पर भी रहेगा और यहाँ पर भी रहेगा। पर अपन ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ से जो करंट चल रही है I वो कहाँ पर जाएगी, यहाँ पर जो करंट जा रही है वो कौन सी जा रही है, IR, और यहाँ पर जो करंट जाएगी वो जाएगी IL और यहाँ पर जो करंट जाएगी वो जाएगी IC। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर अपन बात करते हैं कि यार अपने पास क्या आ गया, IR, IL और IC आ गया, तो अपन जब रेजोनेंस कंडीशन देखते हैं तो माना कि यहाँ पर जो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा वो होगा XL और यहाँ पर जो इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा वो होगा XC। तो रेजोनेंस कंडीशन कब आएगी, जब अपनी क्या हो जाएगा, XL बराबर XC हो जाए, तो अपने पास क्या आ जाएगा, रेजोनेंस आ जाएगा। तो ये रेजोनेंस किस कंडीशन में आएगा, कोई एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आएगी अपने पास इस सर्किट में कि मेन फ्रीक्वेंसी कितनी है, F, इसकी वैल्यू ऐसी होएगी कि जहां पर अपनी XL और बराबर XC हो जाएगा। तो इस फ्रीक्वेंसी कौन सी है उसको क्या करना पड़ेगा, अपने बढ़ाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, वो चीज़ अपन देखते हैं। तो यहाँ से अगर मैं XL की वैल्यू पुट करता हूँ तो अपने पास कौन सी वैल्यू आती है कि ओमेगा नोड L, इसको मैं लिख सकता हूँ और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/ओमेगा नोड C। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर अपन देखते हैं कि जो XL यहाँ से अपने पास रिलेशन निकलता है, जो XL होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल। यहाँ से पता चल रहा है ना, इसकी वैल्यू 2πf लिख देते हैं ना। तो आपका XL है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है और XC जो होता है फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ तो ये कह रहा है कि अगर ये फ्रीक्वेंसी अगर अपन इंक्रीज कर देते हैं तो ये अपना XL डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ से अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो आपका XL क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पर यहाँ पर एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आती है जहाँ पर क्या होता है, ये XL और XC बराबर हो जाएगा। उसी अपन किस नाम से जानेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जानेंगे। अब उस फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे अपन, वो अपने पास फॉर्मूला होता है, किस प्रकार से वो अभी अपन डिस्कस करते हैं। देखें तो यहाँ से अपने पास क्या मिला, XL बराबर XC हो जाएगा तो सर्किट में रेजोनेंस आ जाएगा और सर्किट में रेजोनेंस आ गया तो सर्किट का पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा। तो यहाँ से अपन देखा कि फॉर्मूला जो आ रहा है ओमेगा नोड L इक्वल 1/ओमेगा नोड C आ रहा है। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ कि ये जो L की वैल्यू ओमेगा है, इधर भी ओमेगा है, इन दोनों ओमेगा में पास पास लेके आया तो क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर। ये L को मैं इधर नीचे ट्रांसफर कर रहा हूँ तो क्या हो गया, LC। यहाँ से अगर अपन देखते हैं कि ओमेगा नोड की जो ये स्क्वायर की वैल्यू उठाते हैं तो यहाँ पर क्या गया, 1/रूट में LC। तो यहाँ से अपने पता चल रहा है कि 1 का रूट जो होता है वो 1 होता है, तो ओमेगा नोड इक्वल क्या आ जाएगा अपने पास, 1/रूट LC। अगर अपने पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है कि कोई एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस में एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो वो हो जाएगी 1/रूट LC। इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड। अब अपने पास कई बार है ना डायरेक्ट हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी पूछ लेता है, तो हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी अपने को कैलकुलेट करनी है तो किस प्रकार से करेंगे कि ओमेगा की वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ। अपने पास जो इक्वेशन है वो ओमेगा नोड इक्वल 1/रूट LC होता है। यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ, ओमेगा की वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ से ओमेगा वैल्यू थी 2πf और ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है तो मैंने इसको F0 से डिनोट किया, इक्वल क्या हो गया, 1/रूट LC। यहाँ से अगर अपन देखते हैं कि ये 2π अगर मैं यहाँ नीचे इधर ट्रांसफर करता हूँ तो क्या हो जाएगा, F0 इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2π√LC। तो ये जो आपका फॉर्मूला है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको बताता है कि ऐसी कौन सी कंडीशन आएगी, कौन सी फ्रीक्वेंसी आएगी जहाँ पर आपका XL और XC बराबर हो जाएगा। ओके, तो ये जो आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो आपके सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस में सेम फॉर्मूला रहता है। इसी फॉर्मूले के द्वारा अपन कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ तो आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद अपन देखते हैं रेजोनेंस की कंडीशन। ओके,
अब अपन देखते हैं कि कंडीशन देखते हैं रेजोनेंस की कि किस प्रकार से लेके आते हैं। तो अपन एक चीज़ हो जानते हैं कि यार जो आई एल है आपका वो आई सी के इक्वल हो जाता है तो आपका रेजोनेंस आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, सेकंड कंडीशन लिखी कि जो आई एल है वो किसके बराबर कर दे, अपन आई सी के बराबर कर देते हैं, तो एक रेजोनेंस कंडीशन आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। तो यहाँ से अपन देखा कि आई एल बराबर आई सी हो रहा है और इस सर्किट, टोटल सर्किट की करंट निकालते हैं अपन, तो उसका फॉर्मूला होता है अपने पास कौन सा, कि आई इक्वल रूट में आई आर का स्क्वायर प्लस आई एल माइनस आई सी का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो मैंने कंडीशन बताई थी आपको, ये फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया था, इसको सॉल्व करवा दिया था। तो यहाँ से अपने पास देखेंगे कि ये जो आई एल और आई सी की वैल्यू जो है आपकी सेम है, तो सेम है तो यहाँ पर ये जो टर्म्स है वो क्या हो गई, जीरो हो गई। तो आई इक्वल्स क्या हो जाएगा आपका रूट में आई आर का स्क्वायर। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं जो करंट होती है, टोटल करंट है, वो किसके इक्वल हो जाएगी, रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। तो आपकी ये जो कंडीशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकता है कि जो टोटल करंट है रेजोनेंस सर्किट में, जो टोटल करंट है वो किस करंट के इक्वल होएगी, वो आपके किस करंट के इक्वल होएगी, रेजिस्टेंस करंट के इक्वल हो जाएगी। ओके, तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन की और क्या आ सकती है। तो ये याद रखें कि यहाँ पर जो अपना क्या हो रहा है कि जो ये कंडक्टर है इसकी जो चालक रेजिस्टेंस है, इसकी चालकता जी के द्वारा करते हैं, कंडक्टेंस कितना होता है जी। और यहाँ पर अगर अपन बात करें कि यहाँ पर ससेप्टेंस होता है, एक्सएल का उल्टा क्या होता है, ससेप्टेंस, जिसको अपन किससे डिनोट करेंगे, बी एल के द्वारा। और यहाँ पर भी क्या होगा, ससेप्टेंस होगा, कैपेसिटिव ससेप्टेंस, और बी सी के द्वारा अपन डिनोट करते हैं। तो अगर अपन माने कि बी एल बराबर बी सी हो जाए तो भी आपका क्या आ जाएगा, रेजोनेंस आ जाएगा। तो आगे जो नेक्स्ट कंडीशन आ रही है वो क्या हो जाएगी, बी एल इक्वल बी सी हो जाएगा तो भी आपका क्या हो जाएगा, रेजोनेंस आ जाएगा। तो ये कंडीशन याद रखें डायरेक्ट। अब अपन बात करते हैं कि यहाँ से अगर मैं कि टोटल, अगर मेरे को एडमिटेंस फाइंड करना था यहाँ पर कि सर्किट की टोटल चालकता, बोल सकते हैं ना कि इस सर्किट की टोटल अपने क्या करना है, एडमिटेंस फाइंड करना है y। तो अपन y का फॉर्मूला क्या था, y इक्वल रूट में जी स्क्वायर प्लस बी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से अपन सॉल्व करते थे। तो यहाँ से अपने पास निकल रहा डाटा कि y इक्वल रूट में जी स्क्वायर। तो यहाँ से अपने को पता चला कि y इक्वल क्या हो जाएगा आपका g, जो आपकी नेक्स्ट कंडीशन आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे अपन देखते हैं और कंडीशन कि और क्या हो सकती है। तो आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस पावर ड्रॉप करता है वो कितनी करता है, P करता है ना। और जो आपका इंडक्टर है ये कितनी पावर ड्रॉप करेगा, आपका इंडक्टर पावर ड्रॉप करेगा आपका QL, और कैपेसिटर जो पावर ड्रॉप करेगा वो कितनी करेगा, QC करेगा। अगर अपन ऐसा भी तो कह सकते हैं कि अगर अपना क्या हो जाए, QL बराबर क्या हो जाए, QC हो जाए तो भी आपकी रेजोनेंस कंडीशन आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन बात करते हैं कि QL बराबर QC हो गया तो क्या हो गया, रेजोनेंस आ गया। अगर अपने इसमें टोटल पावर फाइंड करनी है, S फाइंड करनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, S इक्वल रूट में P स्क्वायर प्लस QL माइनस QC का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर अपन देखें कि QL बराबर QC हो रहा है तो ये टर्म्स आपकी जीरो हो गई, तो S इक्वल क्या हो गया आपका P। तो ये जो कंडीशन अपने पास जितनी निकली है वो किसकी निकली है, पैरेलल रेजोनेंस की निकली है। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जो आपकी पैरेलल रेजोनेंस कंडीशन है वो कौन कौन सी है। जो मेनली पूछी जाती है वो आई एल बराबर आई सी, क्योंकि ये तो अपने कंडीशन ओनली फॉर सीरीज में पढ़ ली थी ना। तो इसके बारे में तो देखो सीरीज से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैरेलल में क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं जाता, याद रखिए। तो पैरेलल में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको कंडीशन याद रखनी है कितनी, आई एल बराबर क्या होता है, आई सी, और आई जो करंट है वो किसके इक्वल होगी, रेजिस्टेंस करंट के इक्वल हो जाएगी, किसमें, सीरीज पैरेलल रेजोनेंस के अंदर। अगर अपन बात करें कि जो आपका ससेप्टेंस है, इंडक्टिव ससेप्टेंस है, वो किसके बराबर हो जाए, कैपेसिटिव ससेप्टेंस के बराबर हो जाए तो भी आपका इस सर्किट में क्या आ जाएगा, रेजोनेंस आ जाएगा। क्योंकि इन्हीं से कंडीशनों से ही अपने क्वेश्चन पूछेगा। कैसे पूछेगा क्वेश्चन, कि ऐसा पूछ लेगा कि पैरेलल रेजोनेंस में कौन सी कंडीशन नहीं है, या फिर ऐसा कुछ कह दे कि आपको 3 कंडीशन गलत दे दे, एक सही दे दे, तो कह दे कि कौन सी कंडीशन होती है। तो आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन याद रखना है कि बी एल बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। आगे अपन चलते हैं कि जो एडमिटेंस है वो किसके बराबर हो जाएगी, कंडक्टेंस के बराबर हो जाएगी, तो भी आपका क्या आ जाएगा, रेजोनेंस आ जाएगा। आपकी एपरेंट पावर किसके बराबर हो रही है, रियल पावर के बराबर हो गई तो भी आपका क्या आ जाएगा, पैरेलल रेजोनेंस आ जाएगा। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। तो आप यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद अपन इसके कंक्लूजन देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है।
तो अब अपन देखते हैं कंक्लूजन। पैरेलल रेजोनेंस में अपने पास जो डाटा डायरेक्ट याद रखना है वो क्या क्या याद रखना आपको, तो देखें कि आप जानते हो कि यार कोई भी रेजोनेंस आ जाए आपका, पैरेलल हो या फिर सीरीज हो, तो उसका हमेशा जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी रहता है। और कैसे रहता है वो अभी अपन डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो करते हैं अपन स्टार्ट। पहला जो टॉपिक आपको डालना है वो याद रखें कि क्या है, कि जो आपका पैरेलल रेजोनेंस है, पैरेलल रेजोनेंस में पावर फैक्टर यूनिटी होता है, मतलब इकाई होता है। अब होता कैसे है वो देखें कि अपन पावर फैक्टर का फॉर्मूला पढ़ रहे थे cos फाई में अपन देखो पैरेलल सर्किट का बता रहा हूँ मैं, तो यहाँ से अपन देख रहे थे G/Y से फॉर्मूला देख रहे थे, होता है ना पैरेलल का, यही होता है। या फिर अपन कह सकते थे कि IR/ क्या हो रहा है I, या फिर अपने पास एक और फॉर्मूला था P/S। तो ये जो पैरेलल सर्किट के फॉर्मूले अपने पास 3 प्राप्त होते हैं ना, तो यहाँ से अगर अपन ने देखा है कि y बराबर क्या होता है, G होता है, तो ये वैल्यू कट गई तो क्या बच गया, 1 बच गया। ये वैल्यू भी क्या होती है, बराबर होती है पैरेलल में, ये वैल्यू भी क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर cos फाई की वैल्यू कितनी होगी अपने पास, 1 हो गई। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है कि आपका सीरीज रेजोनेंस आ जाए या पैरेलल रेजोनेंस आ जाए, वहां पर पावर फैक्टर क्या होता है आपका, 1 होता है। ओके, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट वाला, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखें। अब देखो कि जो अपना y था वो किसके बराबर आ रहा था, g के बराबर आ रहा था, है ना। y किसके बराबर आ रहा है, g के बराबर आ रहा है। तो y की वैल्यू देखो, y के हमेशा g से बड़ा आना चाहिए था, y हमेशा g से बड़ा ही आता था ना। तो इस बार रेजोनेंस में क्या हुआ कि y की वैल्यू g के बराबर हो गई, मतलब y क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। तो y अगर कम हो रहा है तो देखें कि y अगर कम हो रहा है तो अपने अगर बात करें कि इम्पीडेंस की, कि इम्पीडेंस क्या होगा, फिर इम्पीडेंस क्या होगा, तो इम्पीडेंस की बात करते हैं तो इम्पीडेंस क्या होता है कि Z = 1/y, और y की वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है अपने को, मिनिमम प्राप्त हो रही है। तो यार जब इसकी वैल्यू मिनिमम प्राप्त हो रही है तो z की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी अपने को, मैक्स प्राप्त हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो अपने को z की वैल्यू अगर मैक्सिमम प्राप्त हो रही है तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो याद रखें कि जो मेन डाटा था सेकंड पॉइंट का वो ये लिखवाने वाले थे कि जो करंट की वैल्यू है, या लिख दें कि पैरेलल रेजोनेंस में करंट मिनिमम होता है, डायरेक्ट याद रखेंगे। अब कैसे होता है वो मैंने आपको प्रूफ कर दिया। देखो कि y जो आ रहा है g के बराबर आ रहा है, y की वैल्यू g से हमेशा बड़ी होती थी, ये अपन ने देख रखा था। तो यहाँ पर y की वैल्यू g के बराबर आ रही है, मतलब y क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो y कम हो रहा है तो अपन इम्पीडेंस का केस देखें तो इम्पीडेंस क्या होता है, 1/y, है ना। तो y कम हो रहा है तो z की वैल्यू क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। इसकी वैल्यू देखो, y की वैल्यू अगर घट रही है तो z की वैल्यू इंक्रीज होगी, नहीं होगी। जब z की वैल्यू इंक्रीज हो गई, जब z की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो अब यूं बताओ यार, सर्किट के अंदर इंपीडेंस ज्यादा हो गया, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो सर्किट की करंट क्या करेगी, डिक्रीज होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो अपन लिख दिया कि पैरेलल रेजोनेंस में करंट मिनिमम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक उतारे हैं। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं कंक्लूजन। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, अब अपन देखते हैं कि सर्किट में रिएक्टिव करंट कितनी होती है। रिएक्टिव करंट मतलब IL पे करंट कितनी जाएगी, IC पे करंट कितनी जाएगी। ये कैसे मैंने बता रखा है, वैसे लिखा देते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट ये एरो डाल के लिखें यहाँ पर कि नेट रिएक्टिव करंट कितनी होती है, 0 होती है। किसमें, पैरेलल रेजोनेंस में, याद रखें। ओके, अब 0 कैसे होती है वो देखें। यार अपन देख रहे थे कि जो IL की वैल्यू किसके बराबर हो रही थी, IC के बराबर हो रही थी। तो IL माइनस IC इक्वल क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अपन बात करें नेक्स्ट देखें कि पैरेलल रेजोनेंस में टोटल करंट रेजिस्टेंस करंट के
बराबर होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको पता है ना कि IL बराबर IC हो गया, तो अपन इसको क्या करें, टोटल करंट निकालेंगे। टोटल करंट का फार्मूला क्या था, I इक्वल्स रूट में I स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में IL माइनस IC। तो IL माइनस IC क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्या आ गई, जो करंट है I है वो किसके बराबर आ गई, IR के बराबर आ गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। अब अगर अपन नेक्स्ट चलते हैं तो आप याद रखें कि जो ससेप्टेंस होती है, अगर अपन पैरेलल रेजोनेंस में बात करें, पैरेलल रेजोनेंस में ससेप्टेंस, इसको अपन B के द्वारा डिनोट करते हैं। ये कितनी होती है आपकी, 0 होती है। अब ये 0 कैसे होती है वो देखें कि अपने को पता है कि ससेप्टेंस BL बराबर BC हो रहा था। अगर यहाँ पर मैं BL माइनस BC करूँगा तो आपका क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर याद रखें कि आपका जो पैरेलल सर्किट होता है उसमें ससेप्टेंस की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 0 होती है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें फिर अपन आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि अगर पैरेलल रेजोनेंस की बात करें तो याद रखें कि पैरेलल रेजोनेंस में इम्पीडेंस, इम्पीडेंस मतलब प्रतिबाधा, Z की वैल्यू मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम होती है। और Y मतलब एडमिटेंस की वैल्यू लो होती है। याद रखें, मतलब लो मतलब कम होती है। ओके, अब कैसे होती है ये देखें कि यार आपने एक चीज देख रखी थी कि जो पैरेलल रेजोनेंस था इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, G के बराबर आ रही थी। तो G के बराबर आ रही थी, Y की वैल्यू G से बड़ी आनी चाहिए थी। Y की वैल्यू क्या हो रही है आपकी, मिनिमम हो रही है, तभी तो आपकी क्या आ रही है, G के बराबर आ रही है। तो यहां से अगर अपन देखें कि इंपीडेंस की वैल्यू देखें, Z इक्वल देखें तो Z क्या होता है, एडमिटेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पर आपकी जो वैल्यू है ये क्या कर रही है, कम हो रही है। तो Z की वैल्यू क्या जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक, ठीक है। तो यहां से जो जितने क्वेश्चन बनते हैं आपके पैरेलल रेजोनेंस के, तो ये कंक्लूजन से पूछे जाते हैं। तो यहां पर ये टॉपिक आप अच्छी तरह से ध्यान रखें इनका, जो अभी अपन पढ़ेंगे अभी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले। उसके बाद अपन देखते हैं कि जो रेजोनेंस कर्व है वो पैरेलल सर्किट का कैसे ड्रॉ होता है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब अपन देखते हैं रेजोनेंस कर्व, पैरेलल सर्किट का रेजोनेंस कर्व, ठीक है ना। पैरेलल रेजोनेंस में क्या देखेंगे, रेजोनेंस कर्व देखते हैं। तो क्या होता है, अपन एक चीज जानते हैं कि XL बराबर XC था, है ना। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं कि यार जो ये XL है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है अपने पास 2 पाई F नोड L, और इसकी वैल्यू थी 1/2 पाई C। ठीक, तो अपन डायरेक्ट कह सकते हैं कि XL होगा वो प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के, और जो XC होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के। इसका कहने का मतलब है कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया आपने तो आपका XC क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा, है ना। तो ये जो डिक्रीज कर रहा है, इसका कहने का मतलब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, अगर किसी कैपेसिटिव सर्किट में फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आपका XC कम होगा, और जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम प्राप्त होगी। पता चल गया ये। इस केस में क्या होता है आपका कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो आपका जो XC है ये भी क्या कर गया, बढ़ गया। तो XC बढ़ गया तो जो करंट की वैल्यू आएगी, देखो XL बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो करंट की वैल्यू लो होती है, कम होती है। ओके, अब देखना इसी से अपन क्या करेंगे, रेजोनेंस कर्व ड्राइव करते हैं। ओके, तो यहां से अगर अपन स्टार्ट करते हैं कि यार रेजोनेंस कर्व वैसे होता क्या है, क्योंकि अपन ने सीरीज में इसको ऑलरेडी मैंने पढ़ाया था। तो मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी
क्या, फ्रीक्वेंसी एफ और जो करंट के बीच में खींचा गया ग्राफ क्या कहलाएगा, रेजोनेंस कर्व कहलाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहां से ये इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम रेजोनेंस कर्व बनाते हैं, किस प्रकार का बनेगा। तो अपना रेजोनेंस कर्व क्या होगा कि वह कर्व जो फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में खींचा गया क्या कहलाएगा, रेजोनेंस कर्व कहलाएगा। तो आप यहां पर एरो डाल के लिख दें कि करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच खींचा गया ग्राफ क्या कहलाएगा आपको, रेजोनेंस कर्व कहलाता है। हो गया। अब अपन देखते हैं कि यहां पर I और F के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं। अभी अपन ने एक चीज मैंने बताई थी आपको, तो याद रखें, क्योंकि यहां से मैं लिंक करूंगा। मैंने अभी बताया था XL प्रोपोर्शनल होता है F के और XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। हो गया। तो अपने पास एक चीज ये पता है कि जो यार पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के अंदर है, अपनी जो करंट मिनिमम से मिनिमम प्राप्त हो रही थी, मिनिमम से मिनिमम प्राप्त हो रही थी कि माना अपने पास कोई यहां पर इस पॉइंट पर मैं मानता हूं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है और मैं इसको F नोड के द्वारा डिनोट कर रहा हूं। हो गया कि यहां पर कोई फ्रीक्वेंसी है, वो क्या है, आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जो करंट की वैल्यू आने वाली है वो मिनिमम आने वाली है। अब अपने क्या करना है कि मैं अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से आगे मैं चलता जाऊंगा तो मेरी XC क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। मेरी XC कम हो जाएगी, तो XC कम हो गई तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्स होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। तो मैंने क्या किया, इसी ग्राफ को मैं यहां से अगर क्या कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं। देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो आपकी करंट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो ग्राफ आ गया इस प्रकार का। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अपन इस केस में देखें तो इस केस में क्या होता है, अगर आप क्या कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, तो ये XC क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो I की वैल्यू क्या हो रही है, मिनिमम हो रही है, मतलब कम हो रही है। तो अपने क्या करना है कि मैं अगर इस फ्रीक्वेंसी को घटा देता हूं तो आपका XC भी क्या करेगा, घट जाएगा, और जो करंट आएगी वो क्या मिलेगी, आपकी करंट क्या मिलने लग जाएगी, आपको मैक्स मिलने लग जाएगी, I मैक्स हो जाएगी। तो कहने का मतलब अगर आपने ग्राफ इस डायरेक्शन में बढ़ाया, मतलब कि आपने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम लेके आ रहे हो कोई ग्राफ है, तो उस टाइम आपकी क्या करेगी, ये करंट इस प्रकार से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपका एक ग्राफ बन गया, वो किस प्रकार का बन गया, ये U टाइप अपने पास कोई ग्राफ आ गया, ये U ग्राफ बन गया। अब ये U ग्राफ क्या डिनोट करता है, देखें यहां से अगर अपन क्या कर रहे हैं, ये ग्राफ बना, तो यहां पर जो करंट अपने पास मिल रही है वो अपने पास मैक्सिमम करंट मिल रही है, और यहां पर जो करंट की वैल्यू है वो मैक्सिमम है। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि RMS वैल्यू के अकॉर्डिंग मानता हूं इसको। तो मेरे को यहां पर मैंने माना कोई RMS वैल्यू होगी, और RMS वैल्यू होती है 0.707 I मैक्सिमम। तो मेरे को यहां पर है दो क्या मिल रही है, फ्रीक्वेंसी मिल रही है। एक तो मेरे को मिल रही है इस पॉइंट पर, और मेरे को मिल रही है एक इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी मिल रही है, वो देखो कम फ्रीक्वेंसी मिल रही है ना, ये देखो यहां पर फ्रीक्वेंसी मिल रही है। तो इस लाइन पर कौन सी अपने फ्रीक्वेंसी डिनोट कर रहे हैं, और यहां पर जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो कौन सी मिल रही है, अपने को F1 नाम दे दिया। इस F1 को अपन कहते हैं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहां पर है ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और एक पॉइंट मेरे को यहां पर मिल रहा है, मैं इस पॉइंट का नाम दे देता हूं अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी F2। ओके, और यहां पर अपनी जो करंट मिल रही है वो क्या हो रही है, मिनिमम मिल रही है। तो ये याद रखें कि अगर अपने पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कोई चीज फ्रीक्वेंसी आगे बढ़ाएं, अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है पैरेलल सर्किट में, तो पैरेलल सर्किट में बढ़ती है तो नेचर कैसा रहेगा, कैपेसिटिव रहेगा। तो यहां से लेके यहां तक जो ये ग्राफ डिनोट कर रहा है, ये कौन सा कर रहा है, कैपेसिटिव। तो ऐसा कह सकते हैं कि आपका जो ग्राफ डिनोट कर रहा है वो लीडिंग हो रहा है। ओके, अगर अपन बात करें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से अगर अपन फ्रीक्वेंसी कम कर दें किसी RLC सर्किट, पैरेलल RLC सर्किट की, तो वो सर्किट का नेचर कैसा होगा, आपका लैगिंग होगा।
यहां तक आया समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से जो अपने रेजोनेंस कर्व से जो डाटा निकल के आता है वो मेन इंपॉर्टेंट लाइंस ये निकल के आती है कि अगर पैरेलल रेजोनेंस, अगर पैरेलल RLC सर्किट में, पैरेलल RLC सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाए तो परिपथ कैपेसिटिव नेचर का होगा। ओके, और पावर फैक्टर क्या होगा उसका? लीडिंग। याद रखें। ओके, और नेक्स्ट अपने क्या करना है कि अगर पैरेलल RLC सर्किट का अपन क्या कर दें, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे ले आए तो आपका जो पैरेलल RLC सर्किट का नेचर कैसा होगा? इंडक्टिव होगा, और पावर फैक्टर कैसा होगा? आपका लैगिंग होगा। तो आप नेक्स्ट लाइन इसमें ऐड करके लिखें, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन से, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पर लिखें कि अगर पैरेलल RLC सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया जाए तो सर्किट इंडक्टिव नेचर का होगा, इंडक्टिव नेचर का होगा, और पावर फैक्टर लैगिंग होगा। यहां तक अपने को समझ में आया? अब अपन देखते हैं आगे कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्वालिटी फैक्टर पर पूछ लिए जाते हैं। तो अपन अभी क्या करेंगे, क्वालिटी फैक्टर के जो फॉर्मूले हैं वो अपन डायरेक्ट डिस्कस करेंगे, जो अपने डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे प्रूफ तो आता नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो अपना पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। तो मैं डायरेक्ट आपको क्वालिटी फैक्टर के फॉर्मूले अभी डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये तो था रेजोनेंस कर्व, इसको आप स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे देखते हैं अपन। अब मैं आपको पैरेलल क्वालिटी फैक्टर के डायरेक्ट फॉर्मूले बता रहा हूं, जो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं कि एग्जाम में डायरेक्ट इन फॉर्मूले पूछे जाते हैं। ओके, तो करें स्टार्ट। तो क्वालिटी फैक्टर जो होता है उसका जो फॉर्मूला यूज करना है अपने को, तो देखें, तो मैंने लिखा यहाँ क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो होता है रिएक्टिव पावर अपॉन एक्टिव पावर का रेशियो। याद रखें, एक्टिव पावर मतलब रियल पावर वाली। ओके, तो यहां पर अगर अपन कह सकते हैं इसको, रिएक्टिव पावर को अपन Q के द्वारा डिनोट कर रहे थे और एक्टिव पावर को अपन P के द्वारा डिनोट करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, आपके काफी बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया था कि क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, तो आप ये याद रखें। अब अपन चलते हैं आगे कि क्वालिटी फैक्टर को अपन और किसके द्वारा डिनोट कर सकते हैं। तो देखो, क्वालिटी को पहले तो यहाँ लिखें कि Q के द्वारा डिनोट करते हैं। Q क्वालिटी से Q बनता है ना, तो यहाँ से Q बराबर फॉर्मूला बनता है इसका कि अगर आप क्या करें, इंडक्टिव ससेप्टेंस में कंडक्टेंस से अगर डिवाइड कर दोगे तो अभी आपका क्या बन जाएगा, क्वालिटी फैक्टर बन जाएगा। अगर अपन बात करें कि क्वालिटी फैक्टर और क्या होता है, तो आप क्या करेंगे, कैपेसिटिव ससेप्टेंस को अगर मैं कंडक्टेंस से डिवाइड कर देता हूं तो भी क्वालिटी फैक्टर बन जाता है। ओके, आगे अपन देखते हैं कि क्वालिटी फैक्टर के और कौन से फॉर्मूले जो अपने ज़्यादातर यूज आते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में। देखें तो अपना जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा आर ओमेगा नोड सी, भी आपका क्या है, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन एक फॉर्मूला और, तो क्या हो जाएगा आपका R अपॉन ओमेगा नोड
एल भी आपका क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होगा। अपन थोड़ा सा इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं मैं कि डायरेक्ट फॉर्मूले निकले कैसे। तो ओमेगा की वैल्यू जो है वो क्या होती है, ओमेगा नॉट इक्वल, तो अपन ने निकाला था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी रूट एल सी। तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन के अंदर या फिर इस फॉर्मूले के अंदर मैं वो वैल्यू पुट करके देखता हूँ। तो वैल्यू पुट करूंगा तो क्यू इक्वल्स क्या जाएगा आपका आर अपॉन, देखो ओमेगा की वैल्यू मेरे को क्या पुट करनी है, 1 अपॉन रूट एल सी पुट करना है, और ये आपका एल है, ये इंटू एल यहाँ पर रहेगा। तो क्वालिटी फैक्टर इक्वल कितना आ गया कि आर इंटू रूट में एल सी अपॉन एल। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं देखो इसको क्या लिख सकता हूँ कि आर इंटू रूट एल सी, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एल है, इसको मैं रूट एल इंटू रूट एल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखो रूट एल से रूट एल कैंसिल हो गया, तो क्वालिटी फैक्टर अब क्या बच गया, आर इंटू सी अपॉन एल। ये भी आपका पैरेलल क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है। तो याद कौन से रखने हैं, एक फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला आपको डायरेक्ट ये याद रखना है, तीसरा फॉर्मूला डायरेक्ट आपको ये याद रखना है, फोर्थ नंबर का ये, फिफ्थ नंबर का ये, और ये सिक्स नंबर का फॉर्मूला ये। तो आपको ये 6 क्वालिटी फैक्टर के फॉर्मूले हैं जिनको ड्राइव करने का वैसे तो अपने एग्जाम में पूछा नहीं जाता क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं अपने कंपटीशन एग्जाम में। तो आप डायरेक्ट इन फॉर्मूलों को याद रखें और इन्हीं से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, यहाँ पर देखें कि अगर अपने पास ससेप्टेंस की वैल्यू दे दी और कंडक्टेंस की वैल्यू दे देगा तो पूछेगा कि आपका क्वालिटी फैक्टर कितना होगा, तो आपको यहाँ से ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, आप यहाँ का स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद अपन इसके क्वेश्चन करके देखते हैं। अपन देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से पूछते हैं। तो करें स्टार्ट। ये अपने पास क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हैं। देखें, पैरेलल रेजोनेंस की कंडीशन होती है, तो यार पैरेलल रेजोनेंस की जो कंडीशन है वो चेक करनी है अपने को। तो मैंने आपको 6 कंडीशन बताई है पैरेलल रेजोनेंस की, वो डायरेक्ट याद रखें आप। कौन कौन सी होती है देखें कि आपको एक तो डायरेक्ट याद रखनी है कि जो करंट होती है वो किसके बराबर होती है, रेजिस्टेंस करंट के बराबर होगी। आई एल करंट है वो किसके बराबर होगी, आई सी के करंट के बराबर होगी। बी एल है वो किसके बराबर होगा, बी सी के बराबर होगा। ससेप्टेंस किसके बराबर होगा, कंडक्टिव ससेप्टेंस कैपेसिटिव ससेप्टेंस के बराबर होगा। अपन ऐसा भी तो कह सकते हैं जो एडमिटेंस है वो किसके बराबर होगा, कंडक्टेंस के बराबर होगा। जो पावर है वो एस किसके बराबर होगी, आपकी रियल पावर के बराबर होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे अपन एक और देखते हैं कि और क्या बच गया इसमें, आई एल बराबर आई सी, और आपका जो कंडक्टेंस है वो इसकी इक्वल हो गई। तो आपको डायरेक्ट ये कंडीशंस याद रखनी है। तो यहाँ पर देखो आई आर बराबर आई हो रहा है, ओके, और दूसरा आपका क्या हो रहा है, वाई बराबर आई आर हो रहा है, वाई बराबर जी, तो ये हो गया। बी एल बराबर बी सी, तो बी एल बराबर बी सी होता है, और ऑल ऑफ दीजिए इसका आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। आगे चलते हैं अपन कि पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में पावर फैक्टर होता है। अब इसमें अपने को क्या करना है, पावर फैक्टर निकालना है पैरेलल रेजोनेंस में। तो यार पैरेलल रेजोनेंस में अपने एक काम करें ना कि पावर फैक्टर फॉर्मूला याद रखें कि पावर फैक्टर जो पैरेलल में होता था वो क्या होता था, आई आर अपॉन आई, या फिर अपन ऐसा कह सकते थे कि जे अपॉन वाई, या फिर अपन कह सकते पी अपॉन एस। अब मेरी बात सुनो यार, ये डाटा जो आपके पास पैरेलल रेजोनेंस वाला है इनमें से कोई भी वैल्यू पुट करो। देखो आई बराबर क्या होता है, आई आर होता है, तो इन दोनों की वैल्यू बराबर हो गई तो कट के कितना हो गया, पावर फैक्टर यूनिटी हो गया। इसके रिस्पेक्ट में अपन अगर कंडक्टेंस के रिस्पेक्ट में देखें, एडमिटेंस के रिस्पेक्ट में देखें, तो दोनों भी क्या रहती है, बराबर रहती है, तो भी कट के क्या हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा। अगर पी अपॉन एस ये भी बराबर रहेगा, यूनिटी हो जाएगा। तो क्या कहने का मतलब है कि जो पैरेलल सर्किट है या सीरीज सर्किट है उन दोनों का पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, आपकी यूनिटी होती है। ओके, तो यहाँ स्क्रीनशॉट लें, आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें कि पैरेलल रेजोनेंस में करंट की वैल्यू होती है, तो यार करंट की वैल्यू क्या होगी, देखें याद रखना कि सीरीज में तो मैक्सिमम होती है पर यहां पर क्या होगी, मिनिमम होगी। कैसे, याद कैसे रखना है, ये देखें यार, आपने देखा है कि y इक्वल क्या होता है, जी के होता है। y की वैल्यू क्या हो रही है आपकी, देखो y इक्वल जी होता है, y की वैल्यू क्या हो रही है आपकी, मिनिमम हो रही है। यार ये g के बराबर आने की औकात आ रही है इसकी रेजोनेंस में ना y की। हमेशा y क्या होता है, g से बड़ा ही आता था ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, जी के बराबर आ रही है y की, तो y क्या हो रहा है, कम हो रहा होगा। तो y कम हो रहा होगा तो आपका z जो होता है वो होता है 1 अपॉन वाई, और y की वैल्यू अपने यहाँ से पता चल रही है कि मिनिमम हो रही है कि नहीं हो रही। तो यार जब करंट इसकी y की वैल्यू मिनिमम, एडमिटेंस मिनिमम हो रहा है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इम्पीडेंस क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। ओके, तो
इम्पीडेंस मैक्सिमम हो रहा है तो अपन जानते हैं जो करंट होता है वो V/Z होता है, और Z अगर क्या हो रहा है, मैक्स हो रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है, तो ये Z बड़ा हो रहा है तो ये करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो करंट की वैल्यू क्या होती है, न्यूनतम होती है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। वैसे कंसेप्ट ध्यान में रखना है आपको, क्वेश्चन करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको फॉर्मूला रट्टा लगाना है, फॉर्मूले से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपका कंसेप्ट काम करता है, अगर आपको कंसेप्ट पता है उस चीज का, तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, तो आगे चलते हैं। पैरेलल रेजोनेंस इंपीडेंस होता है यार, ये यहां पर अभी भी सॉल्व किया है कि पैरेलल इंपीडेंस Z की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। कैसे होती है अभी भी अपन देखा है, तो अधिकतम होती है। ओके, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, JEN के एग्जाम में तो आ चुके हैं, तो ध्यान रखें कि इस बार भी आने के चांसेस रहेंगे। तो देखो क्या कह रहे हैं कि अगर पैरेलल RLC परिपथ में फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से बढ़ जाए तो परिपथ क्या होगा। अब यार पैरेलल सर्किट है तो अपने को रेजोनेंस कर्व ड्रॉ करना ही पड़ेगा, तभी जाके अपन बता सकते हैं। तो देखो रेजोनेंस कर्व ड्रॉ करते हैं। मैंने माना I और फ्रीक्वेंसी के बीच में खींचा गया ग्राफ जो कर्व है वो रेजोनेंस कर्व कहलाता है, और रेजोनेंस कर्व पैरेलल रेजोनेंस कर्व जो आपका आ रहा था इस प्रकार का आ रहा था। अब क्यों आ रहा था, रीजन ये था कि यहां पर अगर माना कि इस पॉइंट पर देखो करंट की वैल्यू मिनिमम है, हो रही है मिनिमम, और अपन जानते हैं कि रेजोनेंस पैरेलल रेजोनेंस में करंट की वैल्यू मिनिमम होती है। तो यहां पर अगर अपने को करंट की वैल्यू मिनिमम मिल रही है और यहां पर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। मैंने F नोड के द्वारा इसको रीनोट कर दिया। अगर मैं मानता हूं कि यहां से अगर फ्रीक्वेंसी अगर मैं बढ़ाता हूं तो अपनी देखो करंट की वैल्यू भी बढ़ रही है। देखो यहां से अगर मैं बढ़ाता हूं देखो करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, करंट की वैल्यू बढ़ रही है। तो ऐसा कौन सा सर्किट होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर करंट की वैल्यू बढ़ती है, कौन सा सर्किट होगा, कैपेसिटिव सर्किट होगा यार। कैसे होगा वो सुनिए दोबारा, कि कैपेसिटिव सर्किट में XC होता है, वो होता है 1/2 पाई FC। इधर देखें कि अपने क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, ये देखो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, तो इस टाइम आपका XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस घट रहा है, तो I की वैल्यू क्या हो रही है आपकी, मैक्सिमम हो रही है, मैक्स प्राप्त हो रही है। तो यहां पर ये सर्किट किस प्रकार का होगा, कैपेसिटिव सर्किट होगा, कैपेसिटिव सर्किट होगा। अगर अपन बात करें कि अब इस नोड से अगर मैं इधर की बात करता हूं, दोनों एक साथ देख लेते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इधर की बात करता हूं तो इधर ऐसा कौन सा सर्किट होता है जिसमें अगर मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू घटाऊंगा तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम जाती है। तो कौन सा सर्किट होगा वो देखते हैं कि वो इंडक्टिव सर्किट होगा। कैसे होगा, देखो इंडक्टिव सर्किट कि अपन को पता है कि XC बराबर होता है 2 पाई F। देखो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर मैं क्या कर रहा हूं, घटा रहा हूं ना, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखो कम हो रही है, देखो इस पॉइंट पे देखो फ्रीक्वेंसी है तो कम हो रही है, नहीं हो रही, इधर आ रही है, देखो ग्राफ इधर आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम हो रही है तो आपका XC की वैल्यू भी क्या हो रही है, कम हो रही है, और XC की वैल्यू कम हो रही है तो I क्या होगी, मैक्स प्राप्त होती है। तो यहां पर देखो I मैक्स प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही, तो ये कौन सा सर्किट हो गया, ये आपका इंडक्टिव सर्किट हो गया। और अपन एक चीज बता दूं आपको कि कैपेसिटिव सर्किट है तो पावर फैक्टर आपका लीडिंग होगा, और यहां पर पावर फैक्टर आपका क्या होगा, लैगिंग होगा। ये याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लैगिंग होगा ना। तो अब देखो अपने पास क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी अपने देखो 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं, इन्हीं में से घुमा के कुछ भी क्वेश्चन दे सकते हैं। और जो आपको कहते हैं कि इधर तो देखो लैगिंग हो रहा है, इधर पावर फैक्टर लीडिंग हो रहा है, पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और पावर फैक्टर क्या होता है आपका, यूनिटी होता है। तो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो 3 तो क्वेश्चन आपके लीडिंग लैगिंग के बन सकते हैं, पावर फैक्टर का नेचर पूछ सकता है। ओके, तो यहां से याद रखें, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ। अब देखो सर्किट क्या कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर पैरेलल RLC सर्किट में फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से बढ़ जाए तो परिपथ होगा। अब यार देखो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, मतलब फ्रीक्वेंसी आगे चल रही है इधर, तो सर्किट का नेचर कैसा होगा, कैपेसिटिव होगा। तो आपका जो सर्किट का आंसर होगा इसका कैपेसिटिव हो जाएगा। ओके, अब अपन बात क्वेश्चन कि अगर क्वेश्चन आ जाएगी, अगर पैरेलल RLC परिपथ में ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा नोड की वैल्यू ओमेगा से ज्यादा आ रही है, तो सर्किट में अगर आपकी देखो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ रही है, ओमेगा नोड कम आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है ना। तो मतलब डाटा क्या चल रहा है, सर्किट में जो फ्रीक्वेंसी चल रही है वो कहां चल रही है, ये वाला पार्ट चल रहा है, इसके इधर इधर वाला पार्ट चल रहा है। तो सर्किट का नेचर कैसा होगा, इंडक्टिव होगा, और कैसा बिहेव करेगा, ये लैगिंग बिहेव करेगा। तो आंसर हो गया बी। ओके, यहां तक आप स्क्रीनशॉट लें, फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कि पैरेलल RLC सर्किट में क्वालिटी फैक्टर होगा, या ऐसा ऐसा पूछना सकता था कि पैरेलल
रेजोनेंस सर्किट में क्वालिटी फैक्टर होगा। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि कौन सा होगा। तो मैंने फॉर्मूले आपको बताए थे, तो वहां से आप अगर डायरेक्ट याद रखोगे तो अपन ऐसा क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने बताया था क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला रिएक्टिव पावर अपॉन रियल पावर या एक्टिव पावर होता है। ओके, और मैंने बताया था आपको कि जो आपका BL अपॉन GB क्या होगा, क्वालिटी फैक्टर होगा। BC अपॉन GB आपका क्वालिटी फैक्टर होगा। इंडक्टिव ससेप्टेंस अपॉन कंडक्टेंस आ जाए तो भी आपका क्वालिटी फैक्टर होगा। अगर कैपेसिटिव ससेप्टेंस और कंडक्टेंस आ जाए तो भी आपका क्वालिटी फैक्टर होगा। तो ये भी क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है। और इंडक्टर की बात, कैपेसिटर की बात करें तो ये भी क्वालिटी फैक्टर फॉर्मूला है, ये भी क्वालिटी फैक्टर फॉर्मूला है। तो ऑल ऑफ आपका दे हो जाएगा। आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं। ओके, अब चलते हैं अपन, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि पहला रेजोनेंस परिपथ में एफ फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो रही है, तो आपका क्या इंडक्टिव ससेप्टेंस बढ़ेगा या कैपेसिटिव ससेप्टेंस बढ़ेगा या दोनों ही बढ़ेंगे? नन ऑफ दी, या कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो यार ये तो देखना पड़ेगा अपने को। देखो किस प्रकार से देखते हैं इसको। आपको रेजोनेंस कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा। ये I है और ये फ्रीक्वेंसी F है। माना यहाँ पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी F नोड है, तो आपका कर्व बन रहा था रेजोनेंस का इस प्रकार से, पहले रेजोनेंस का। तो आप एक चीज याद रखें कि यार इस F से फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। देखो F नोड ग्रेटर देन और F नोड आ रहा है ना, तो F इसकी वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है। इससे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो F नोड से वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो अपन क्या चलेंगे, इधर चलेंगे। इधर चलेंगे तो ये सर्किट कैसा आ रहा है आपका, कैपेसिटिव सर्किट है ना, ये तो आपको याद हो गया होगा, कैपेसिटिव सर्किट है। और कैपेसिटिव सर्किट का पावर फैक्टर कैसा होगा, लीडिंग होगा, लीडिंग होगा। और करंट की वैल्यू क्या कर रही है, देखो यहां से अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना। तो करंट की वैल्यू अगर अपनी बढ़ रही है तो इसमें अपने करंट की वैल्यू बढ़ रही है, तो आपका XC क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आपको सीधी सी बात है, जब XC कम हो रहा है तो अपने पास पूछा है किसके बारे में है, ससेप्टेंस के बारे में, B के बारे में पूछा है। तो B इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है XC के, BC है ना। तो यहां से अगर अपन क्या करें कि इसकी वैल्यू तो क्या कर रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इसकी वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। इसकी वैल्यू देखो डिक्रीज हो रही है, तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी नहीं होगी, तो कैपेसिटी ससेप्टेंस क्या कर जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। तो कैपेसिटी ससेप्टेंस क्या करेगा आपका, बढ़ जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, तो यार थोड़ा कांसेप्ट से करना पड़ेगा इन क्वेश्चनों को। तो ये आप यहां पर स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो पहला रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी, तो पहला रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर अपन देखें तो 1/2 पाई रूट में LC होती है, जो अपन ने सीरीज में भी और इसमें सेम होती है। या फिर अपन कह सकते हैं ये तो अपनी हर्ट्ज में आ रही है, और दूसरी जो अपन अगर रेडियन पर सेकंड में निकालनी होती है तो ओमेगा नॉट इक्वल क्या होता है, 1/√LC होता है। तो यहाँ पर अपने पास देखें कौन सी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हर्ट्ज में दे रखी है, देखो सारी तो हर्ट्ज में था। तो ये तो है आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये होती नहीं, ये नहीं होती और ये होता ही नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, ये हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। आगे चलते हैं, पहला रेजोनेंस परिपथ में एडमिटेंस होता है, एडमिटेंस होता है मतलब वाई, वाई पूछ रहा है, वाई होता है। तो वाई देखो यार, पहला रेजोनेंस में वाई होता है वो जी के बराबर होता है, तो हमेशा जी से वाई की बड़ी वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए थी। पर रेजोनेंस में क्या आ रहा है, पैरेलल में वाई की वैल्यू आपकी जी के बराबर आ रही है, मतलब मिनिमम आ रही है। तो आप कह सकते हो पहला रेजोनेंस में वाई की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो यहां तक अपन ने पैरेलल रेजोनेंस में क्वालिटी फैक्टर भी देखा है, और जो आपका पैरेलल रेजोनेंस कर्व भी अपन ने इसके अंदर डिस्कस किया था, और जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने इस वीडियो में सब कुछ सॉल्व करवाया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, वहां पर मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। ओके, और आगे की जो वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें जैसे मैं अपलोड करूँ। ओके, बाय बाय।